नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। महंगाई के बीच नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। आर्थिक गतिविधियों के सुधार और कंपनियों के बिजनेस में बढ़ोतरी होने से सैलरी स्ट्रक्चर सुधरने लगा है। चालू वित्त वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में लोगों की सैलरी जो है वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचने की उम्मीद है। और इतना ही नहीं, कोविड काल में कई सेक्टर्स में सैलरी की कटौती और छंटनी जारी रही है। टीम लीज के सर्वे के मुताबिक फॉर्मल सेक्टर में 3.6% सैलरी की कटौती हुई है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में सैलरी 22.6% तक काटी गई है। ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर कोरोना का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इन सेक्टर्स में कर्मचारियों की सबसे ज़्यादा छंटनी हुई है और सैलरी में 28% तक की कटौती भी देखी गई है। वक्त के साथ हालात सामान्य हुए हैं और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से महंगाई बढ़ी है, लेकिन कई कंपनियां जो हैं उनके हालात सामान्य होते देख सैलरी में बढ़ोतरी करना अब शुरू कर दिया है कुछ कंपनियों ने। इससे सैलरी को देखा जाए तो 2019 के स्तर तक लाने में मदद मिल रही है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में अभी भी 2019 के सैलरी स्ट्रक्चर से लगभग 7 से 14% तक फर्क दिखाई दे रहा है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक इन सेक्टर्स में भी जो सैलरी है वो 2019 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। बैंकिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में औसत वार्षिक वेतन जो है उसमें इजाफा देखा गया है, लगभग 5 से 12% के बीच का। तो आखिर कंज्यूमर इज किंग की आज की इस खास पेशकश में हम क्या बात करेंगे? कोरोना के बाद क्या चाहते हैं कर्मचारी? क्यों सैलरी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव की ज़रूरत है? सैलरी के महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स में हुई छंटनी और सैलरी में कटौती? चलिए, तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुनील गोयल, एमडी ग्लोबल हंट, प्रभा जैन, एमडी करियर काउंसलर और सुमित सब्रवाल, सीईओ टीम लीज एचआर टेक। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सुमित, आपके पास आऊँगी सबसे पहले क्योंकि रिपोर्ट्स की हाईलाइट आपसे समझना ज़रूरी होगा। बताएं, 2019 के सैलरी लेवल्स या उससे ज़्यादा, और छंटनी भी क्या उससे ज़्यादा? तो कविता, जैसे आप बता रहे थे, फॉर्मल सेक्टर में 3.6% डिक्रीज हुआ सैलरी और इनफॉर्मल में 22.6% डिक्रीज हुआ सैलरी। अभी भी जो रिकवरी है 7 से 14% तक रिकवरी बाकी है कई सेक्टर्स में। और सबसे ज्यादा जो सेक्टर्स इफेक्ट हुए वो ऑटोमोबाइल हुआ है, हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ, आईटीएस हुआ, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट हुआ। अब इसमें काफी सारे सेक्टर्स जो हैं वो रिकवर कर गए, जैसे ऑनलाइन रिटेल, लॉजिस्टिक्स, ये काफी अच्छी तरह रिकवर कर गए। पर अभी तक ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में कुछ 7 से 14% तक का गैप बाकी है। जो एक्सपेक्टेशन ये है कि इस साल में जब अप्रेजल्स आएंगे फरवरी मार्च के महीने में, तो ये गैप भी इस वर्ष के एंड तक ये भी ब्रिज हो जाएगा गैप। तो दैट इज अ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव न्यूज आ रही है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। तो जिन सेक्टर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो कि पटरी पर नहीं आए हैं, सुनील जी, उनमें फ़िलहाल क्या कमी आती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस जो एक एम्प्लॉय को होनी चाहिए, उसमें क्यों थोड़ा सा डिले देखा जा रहा है? देखिए, अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अगर आप प्री कोविड के लेवल से देखते हैं तो उसमें दो तरह के पूरे सेगमेंट थे। एक तो सेगमेंट था जो कि 1 या 2 महीने या 3 महीने के लिए इम्पैक्ट हुआ और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त रिकवरी हुई, जिसमें आईटी, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, ऑनलाइन सारे बिजनेसेस थे। जो इंडस्ट्री लंबे समय तक इम्पैक्टेड रहे वो थे ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। ये 4-5 बिजनेस थे जो बहुत लंबे समय तक इफेक्टेड रहे क्योंकि कंज्यूमर मार्केट में नहीं था उसके लिए। बट अगर आप देखें करंट सिनेरियो में, अगर ये सारे के सारे सेक्टर उभर रहे हैं
उभर इसलिए रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर लाइफ काफी नॉर्मलसी पे आ रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी है, लोगों का वेकेशन का टाइम बढ़ रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखें इंडस्ट्री के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके पीछे फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ट्रांसपोर्टेशन आप देखिए तो एविएशन, लोकोमोटिव, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप इन सारे सेक्टर्स को देखें तो शायद ये 2 साल से ज्यादा तक इफेक्टेड रहे, 2020 से लगभग ऑलमोस्ट ईयर एंड तक, यानी स्टार्टिंग ऑफ 2020 से लेके एंड ऑफ जनवरी दिसंबर 2021 तक बहुत ज्यादा इंपैक्टेड रहे। फर्स्ट क्वार्टर भी शायद इंपैक्टेड रहा, बट अब उसमें रिकवरी इसीलिए देखी जा रही है बिकॉज लाइफ इज बैक टू द नॉर्मल। वहां पे एडवांटेज क्या है कि लोगों ने ऑलरेडी कटी हुई सैलरीज पे काम करते रहे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई जिनको जॉब नहीं भी मिली। बट अगर आप देखें आज की डेट में, अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो जो सेक्टर बूम कर रहे थे पहले, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, आईटीएस, ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, अब वहां पे थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है बिकॉज वहां पे ग्लोबल फंडिंग नहीं आ रही है, ग्लोबल रिसेशन आ रहा है या ग्लोबल स्लो डाउन है इकोनॉमी का। जब वहां स्लो डाउन है और ये सारे फैक्टर्स, जो रिमेनिंग सेक्टर्स जो इंपैक्टेड थे, वो सारे इंपैक्टेड है लोकल कंज्यूमर से। और लोकल कंज्यूमर ऑलरेडी मार्केट में है, जिन लोगों ने पैसा कमाया है रिकवरी के बाद, वो अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहते हैं, कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट है उनकी तरफ से। तो जब कंज्यूमर मार्केट में है तो ये सेक्टर अब स्लोली, ग्रेजुअली बट स्टीडली एंड बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहे हैं। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि अब लोगों की सैलरी, लोग वापस जॉब पे आ रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे लोग अब रेजिग्नेशंस भी आने शुरू हो गए, यानी एट्रिशन भी बढ़ना शुरू हो गया उन कंपनीज के अंदर में। और जो मेक इन इंडिया का फोकस है, जहां R&D पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, जो कि मेजर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक था टारगेटेड, अगर आप देखिए तो वहां पे भी काफी पुश मिल रहा है क्योंकि फंडिंग ऑलरेडी है मार्केट में। सिर्फ एक मार्केट का एक स्लो डाउन था सर्टेन टाइम का, उसकी वजह से एक स्टॉप ओवर आ गया था, वो स्टॉप ओवर शायद वो खत्म हो गया है और स्लोली ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि डिमांड वहां कंसिस्टेंसी से बढ़ रही है। सुनील जी, ये तो आप जो बता रहे हैं ये तो कोविड का स्लो डाउन है, लेकिन प्रभा, यहाँ पर कहानी में तो और भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि अब जो स्लो डाउन हम देख रहे हैं ये तो ज़्यादा लंबे तक चलने वाला स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। ये ग्लोबल स्लो डाउन है जिसका असर हम हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ देखेंगे। अब तक लोगों ने खरीदारी नहीं की थी, अब बढ़ चढ़कर कंजम्पशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत टिकाऊ है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं महंगाई लोगों को परेशान करने वाली है, सभी को परेशान करेगी, कंपनियों को भी परेशान करेगी। जहां अभी सुनील बता रहे हैं कि एट्रिशन रेट तो बढ़ा ही है, लोगों ने नौकरियों से लोगों को निकाला भी है, भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन भर्तियां लोगों को निकाले जाने की तुलना में कम हो रही हैं। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। तो संकट इतना भी नहीं हल्का हो गया है कि आने वाली कुछ तिमाहियों तक हम इसे गहराता हुआ नहीं देखेंगे, या ऐसा कह सकें कि ये नामुमकिन है। प्रभा, से ये अभी संकट टला नहीं है और हमें सबको एक पेशेंस की जरूरत है कि सडनली कि आप सोचो कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो सडनली आपको प्री 2019 की सैलरी दे दे और वो खुद अभी मझधार में, उसको खुद नहीं मालूम मेरा फ्यूचर कहाँ है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड इट। तो थोड़ा सा पेशेंस सबको चाहिए। एक साथ में इतना बड़ा संकट सडनली नहीं टलेगा। द बुलिश मार्केट है, सब पॉजिटिव साइंस हैं, ये इम्प्रूव हो रहा है, बट धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी और इसके लिए अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तभी इस संकट से निकलेंगे। अगर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों एक दूसरे की मदद करें और वो बोले कि सर आप मुझे थोड़ा कम भी दीजिए, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, तब दोनों मिलके इस संकट से हम लोग उभर सकते हैं। अगर एक तरफा रहा कि नहीं जी आप मुझे सैलरी दीजिए, अब बेचारा वो भी क्या करे, उसको मालूम ही नहीं, हमें किसी को नहीं मालूम कि ये कब तक बूम रहेगा। अब हम सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहले इतनी सेविंग ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं करता था, अब सबको लगता है इतना हम खर्चे बांध लेंगे, कब क्या हो जाए अगले साल कुछ मालूम नहीं। सो एक प्रिकॉशन, एक रिस्क अवर्सनेस कि भी धीरे धीरे बढ़ो, एक साथ में जंप मत मारो, ये एक मनोवृत्ति हम सबकी हो गई है। सब, चाहे मैं घर चला रही हूँ, चाहे मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, हम सब थोड़ा केयरफुल हो गए हैं
थोड़ा सेविंग्स में ज्यादा डाल रहे हैं, जो जरूरी भी है, और जो एक कंज्यूमरिज्म में हम सब बह गए थे कि चलो कल की किसको परवाह है, अब वो एटीट्यूड नहीं रहा। कल की परवाह हमें करनी पड़ेगी, हमें सोच के चलना पड़ेगा कि कल कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, और सेविंग्स एंड एक्सपेंस दोनों अब बैलेंस हो गए। तो ऐसे में सुमित, क्या ये कहना सही होगा कि कोरोना की मार जिसकी बात हो रही थी वो तो खैर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2019 तक आपकी सैलरी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसको लेकर अभी भी सवाल या निशान है? क्योंकि हमने चुनिंदा स्पेसिफिक सेक्टर्स का आपने जिक्र किया है सुमित, जहां पर चांसेस ज़्यादा है कि आपकी सैलरी 2019 के लेवल तक पहुँच जाए। हो सकता है इसमें आने वाले वक्त में सुमित हम और भी सेक्टर्स जुड़ते हुए देखें, लेकिन कहीं ना कहीं छटनी होना, कहीं ना कहीं लोगों का नौकरी छोड़कर जाना, इसमें हम ज़्यादा इजाफा देखेंगे बजाय सैलरी बढ़ने के। इसमें कविता, जो 2019 कंपैरिजन है आज की डेट में, वो तो पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, ये पक्की बात है। बिकॉज सिर्फ जो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जो इफेक्ट हुए थे, उन्होंने हमने स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ रिकवरी देखे हैं। मतलब आधे से ज्यादा रिकवरी तो हो ही चुकी है उन सेक्टर्स में। उसके बाद कई ऐसे सेक्टर्स थे कविता जो इफेक्ट हुए नहीं थे इतने, जैसे स्टार्टअप्स थे, ऑनलाइन रिटेल था, लॉजिस्टिक्स थे, जिन्होंने बहुत अच्छा भी नहीं किया था, जिन्होंने बहुत कम भी नहीं किया था। तो वो उन सेक्टर्स में कोई असर नहीं रहेगा। पर जो थोड़े बहुत सेक्टर्स जैसे अभी तो हम सुमित देख रहे हैं स्टार्टअप्स की बहुत ही हालत खराब है। हाँ, तो अभी पूरे जो स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप्स हैं, जिनके पास प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, उनके जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं वो अभी भी वहीं पे ही काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरीज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, कुछ स्टार्टअप जिन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हायर कर लिया था, ज्यादा सैलरी दे दी थी, वो अब करेक्शन की तरफ है। पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं इंडस्ट्री को, ओवरऑल स्टार्टअप इंडस्ट्री देखते हैं, ओवरऑल स्टार्टअप इंडस्ट्री एक मजबूती की तरफ ही बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ। कविता, अच्छा, आने वाले तिमाहियों की हम बात करते हैं। सुनील, अब क्योंकि जो पिक्चर आपने पहले हमें बताई थी, उसी में अब थोड़ा सा अगर हम ग्लोबल स्लोडाउन को भी ऐड कर दें, और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि आप आईटी सेक्टर की तस्वीर ज़रा हमको बताएं, क्योंकि यहाँ पर छटनियाँ भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं एट्रिशन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चिंता का विषय बना है। देखिए, आईटी हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए रादर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और शायद हम आईटी हमारी भरोसे में, तो ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि शायद हमारे बलबूते पे पूरे वर्ल्ड का आईटी चलता है। और आईटी का सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है बहुत क्लियरली। एक तो बहुत जो बड़ी आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि आईटी कंसल्टिंग या सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कि रिसोर्स होते हैं जो कि ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। दूसरा जो बड़ा सेगमेंट है आईटी का, वो है कि इन कंपनी ने जिनको ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी, उनको लगा कि हम सर्विस थ्रू ना लेके अपना ही सेटअप इंडिया में बना दे। तो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, बहुत बड़े बड़े हेल्थ केयर कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, सबने अपना एक सेटअप बनाया हुआ, जहां शायद 20-20 हजार आईटी के लोग उन्होंने रखे हुए हैं ग्लोबल अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। और तीसरी कंपनी जो है, जो प्रोडक्ट इनोवेशंस करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, इनके भी बहुत बड़े सेटअप है हमारे कंट्री में। अगर हम आज के डेट में देखें तो वर्ल्ड में शायद कुछ स्किल सेट्स हैं जो एकदम नहीं मिलते, बट इंडिया में मिल जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो आईटी एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, से बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि 6 महीने या 1 साल पहले उसमें एक कुछ अजीब सा एक स्विंग आया था। अजीब सा स्विंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद लोगों को 3 गुनी सैलरी मिल रही थी, 4 गुनी सैलरी मिल रही थी, 2 गुनी सैलरी पे तो हर कोई ऑफर ड्रॉप कर दे रहा था। हर आईटी के प्रोफेशनल को शायद 5-5, 10-10 ऑफर मिल रहे थे, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई वो आईटी की हुई। बट क्या आईटी को कोई भी स्लो इकोनॉमी, हाई इकोनॉमी, कोई भी जैसे पैंडेमिक है, शायद आईटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये अब मैन पावर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपके इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं आईटी की जरूरत कंसिस्टेंसी में है। बट हाँ, जहां पे भी सेक्टर्स पे या कुछ लोग हैं स्किल से ओवरपेड हो गए, या उस डिमांड के चक्कर में किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा औना पौना पैसा दे दिया किसी को, वहां कुछ जगह पे 2-4-5% जगह पे हीट जनरेट होगी, और वो हो भी रही है ऑलरेडी, लोगों ने कुछ जॉब भी लूज करी है। बट बाय एंड लार्ज 90-95-97% पे ये इंडस्ट्री स्टेबल रहेगी, कंसिस्टेंटली ग्रो होगी।
सिर्फ इसमें एक ही फोकस रखना है कि आप इंडस्ट्री में, आईटी एज इंडस्ट्री में कंसिस्टेंटली से अपग्रेड करें, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज, एआई, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, जो भी चीजें हैं, मशीन लर्निंग्स, आज के डेट की जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, न्यू एज की टेक्नोलॉजी है, ये कंसिस्टेंटली से ग्रो करेगी और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे यहाँ के रिसोर्स वर्ल्ड के रिसोर्स से 50% चीपर है, 60% चीपर है, चाहे वो डेवलप्ड मार्केट में कुछ सैलरी देते हैं और हमारे यहाँ कुछ देते हैं, और हमारे यहाँ के टैलेंट भी अच्छा ट्रेंड टैलेंट है। बट जब इस सिनेरियो को हम लोकल मार्केट के कंजप्शन में आते हैं तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि लोकल कंपनी लोकल मार्केट में अगर आईटी चाहती है अपने यहाँ, तो उसको थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए शायद हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है और मिक्स बैग रखने की जरूरत है, जहां ग्लोबल मार्केट और लोकल मार्केट दोनों को सर्व किया जा सके, दोनों को कैटर किया जा सके और इसको कोलैबोरेट किया जा सके। तो आईटी एज अ मार्केट कंसिस्टेंसी में रहेगा क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट करते हैं, और किसी भी रिसेशन, किसी भी स्लो डाउन और किसी भी पैंडेमिक में आईटी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है कि वो ही एक चीज है जो आपको रिमोट से वर्क करने के लिए एनेबल करती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपके कॉस्ट को रिड्यूस करती है, एरर को मिनिमाइज करती है, हर चीज को करती है। तो आईटी एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हमेशा सस्टेन करेगा और रहेगा, क्योंकि ये हर दूसरी इंडस्ट्री को इनेबल करता है। आज के डेट में आपको हेल्थ केयर में आईटी चाहिए, आपको कंज्यूमर में आईटी चाहिए, आपको रिटेल के लिए आईटी चाहिए, आपको टेलीकॉम के लिए आईटी चाहिए, आप एविएशन में आईटी चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में आईटी चाहिए, बुकिंग के लिए आईटी चाहिए, हर चीज में आईटी की जरूरत है। तो आईटी एज ए इंडस्ट्री विल सस्टेन, विल कंसिस्ट। हाँ, इसमें जो एक बबल था बहुत जबरदस्त तरीके का, वो शायद रिड्यूस होगा, वो शायद मिनिमाइज होगा और ये रिजनेबल हो जाएगा मार्केट में, जो शायद मुझे लग रहा है 2019 में था या 20 के अर्ली स्टेज में था, जो 2021 में हुआ या जो लेटर पार्ट ऑफ 2020 में हुआ आईटी के लोगों के साथ, वो शायद बहुत ज्यादा टू डिमांडिंग था उस सेगमेंट के लिए, वो शायद रिड्यूस होगा, डेफिनेटली वो रिड्यूस होगा, बट मार्केट एंड डिमांड कंसिस्टेंसी में रहेगी वो चीज, वो हमेशा कंसिस्टेंसी में बना सुमित, अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जहां पर लगभग 28% तक की सैलरी कटौती हुई है। यहां पर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ, इनकी मैं बात कर रही हूं, जो जिनके लिए हम मौजूदा जो तिमाही पर बैठे हैं वो तिमाहियां इनके लिए अच्छी होनी चाहिए। आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि जो 28% की कटौती सैलरी में रिपोर्ट हुई है, ये इसमें रिवाइवल होगा? पूरी तरह से नहीं, कुछ प्रतिशत हो सकता है, किन्हीं कारणों की वजह से? बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं मार्केट में इन सेक्टर्स में। जैसे कि हम देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी, अब ट्रैवल और टूरिज्म वापस एकदम फेस्टिव सीजन है और बाकी लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है, फ्लाइट्स काफी फुल जा रही हैं, होटल्स बुक, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस बहुत ज्यादा असर्टिवली मूव कर रही है रिकवरी की तरफ। सिमिलरली बीपीओ और आईटीईएस जो इफेक्ट हो गए थे काफी ज्यादा, वो उनमें भी जॉब्स वापस आ रही है और उनमें भी लोगों को इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, अभी काफी वैकेंसीज निकल रही हैं बीपीओ और आईटीएस के लिए। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में थोड़ा सा माइनर थोड़ा स्लगिशनेस है अभी के लिए, इस तिमाही के लिए, पर एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले टाइम में दिसंबर और उसके बाद मार्च तक ये पूरी तरह से रिकवर कर जाएगा प्री कोविड के लेवल पे। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी ये सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफी ज्यादा डाउनफॉल देखा है, इनके एम्प्लॉइज ने अपने आप को एचआर टेक से इम्प्रोवाइज भी किया है, नई स्किल्स भी हासिल की हैं और एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने का एक रेजिलियंस वाला तरीका सीख लिया है। तो वो भी इन सेक्टर्स को हेल्प कर रहा है एम्प्लॉइज को, बोथ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली आगे बढ़ने के लिए। प्रभा, अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, जो बहुत पीछे हैं सैलरी रीइंस्टेट करने में और जहां पर हमने छटनियां भी होती हुई देखी हैं। इस तरह के कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए? किस तरह से, अब कमाई तो उनकी कम हो ही गई है, अब बाकी बची कुची जो उनकी कमाई है उस पर महंगाई बढ़ती हुई जो उनको परेशान करेगी। ये बताएं हमें कि करियर पाथ और करियर ट्रैक अब क्या होना चाहिए? अगर आपकी ज़िंदगी कोविड के बाद से नॉर्मल अभी तक नहीं हो पाई है, फाइनेंशियली आप पटरी पर नहीं आ पाए हैं, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ करियर, आपको किस तरह से कदम उठाना चाहिए, किन किन बातों को फैक्टर इन करना चाहिए? आई थिंक कि मेरे जो दोनों पैनलिस्ट हैं, आई वुड एग्री विद देम कि इस वक्त मार्केट अप राइजिंग ग्राफ पे है और जिनको अपनी नौकरियां थोड़ी सी कम पे कर रही है, दे शुड
मतलब नई स्किल्स अगर सीखें, ऐसा कोई भी नहीं है इस वक्त जो आपको नहीं वैल्यू करेगा। तो द नीड इज कि आप कितने नई स्किल्स आप सीख सकते हो, स्पेंड द टाइम। आज मेरा एडवाइस है सब स्टूडेंट्स को और यूथ को और बड़े लोगों को कि घबराइए मत, आपको वापस उस दर्जे पे नौकरी जरूर मिलेगी। आप ये टाइम अपने आप को नई चीजें सिखाइए। आज चाहे में हम ऑनलाइन लर्निंग करें, आज इंटरनेट सबके पास है, इतने ज्यादा वीडियोस हो गए हैं। ये भी नहीं कि मुझे एक कोर्स करना है, आप यूट्यूब वीडियोस देख के भी इतनी ज्यादा नई नई चीजें आदमी सीख सकता है कि ऐसी जैसे रिटेल है, आज ऑनलाइन रिटेल में आपको क्या आप ऐड कर सकते हैं। आज मेरी दुकान है, क्या मैं ई कॉमर्स सीख सकता हूँ? अगर मैं पुराने अपने मालिक को बोलूं कि आपके रिटेल के साथ साथ मैं आपका ई कॉमर्स भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं कोरियर से आई कैन हैंडल लॉजिस्टिक्स, तो क्यों नहीं आपको सैलरी मिलेगी? तो मल्टीटास्किंग, आज एक आदमी अगर मेरे 6 काम मेरे काम करेगा तो क्यों नहीं सैलरी देंगे? थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आज नई चीज आ रही है क्या मैं उसको सीख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरे को लिखने पढ़ने की जरूरत है। आज ई कॉमर्स में आज चाहे मेरा कितना भी अच्छा काम चल रहा हो, आज हर एक जने को आज वेबसाइट चाहिए, आज उसको मेंटेन करने के लिए आदमी चाहिए। तो आईटी स्किल्स तो कहीं मतलब यू हैव टू। आज कोई भी काम आज दुगने आप मेहनत से करो और दुगनी स्किल्स आप लाओ तो आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। सो मेरा एडवाइस है कि आप घबराइए मत। आप ये देखिए कि आपके ही काम से जुड़ा आप क्या 10 चीजें और सीख सकते हैं। क्या आप नई लैंग्वेज सीख सकते हैं? क्या आप, व्हेन आई से नई लैंग्वेज, एक कॉन्वर्सेशन सीख सकते हैं आप। एक रिटेल में स्पेशली जो रिटेल वाले हैं खाली वो ही थोड़े हिट हुए हैं। आज सप्लाई चेन है, क्या आप एक वी फास्ट की तरह डोर टू डोर डिलीवरी कर सकते हैं? क्या आप ऑर्गेनाइज, क्या एडमिन बन सकते हैं? तो बहुत चीजें हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को गुंजाइश है कि आप कुछ नया उनके लिए करें, कुछ नया उनके लिए लाएं। और 100% इस वक्त ग्रोथ पे है पूरा देश, हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पे है। तो मेरा खाली एडवाइस है कि घबराइए नहीं, अपने आप में नई चीजें जोड़िए, चाहे वो स्किल हो चाहे नॉलेज हो, और आप वापस उसी स्तर से और ज्यादा बढ़ेंगे। थोड़ा पेशेंस और स्किलिंग की जरूरत है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर अब तक आपकी सैलरी 2019 के लेवल तक नहीं पहुँची है या चर्चा में से आपको लग रहा है कि शायद आप उस सेक्टर में आते हैं जहाँ पर सैलरी का उस स्तर तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो सब्र रखना तो खैर बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा प्रभा ने भी कहा और तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, आपको अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है और बेहतरीन मौके आपके पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।